नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हमेशा ज़िंदगी में अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। जल्दी से शुरू करते हैं कहानी। स्वीटी मैडम जब से में मौजूद हर मर्द टीचर की, हर कर्मचारी की नींदें हराम हो गई थी। स्वीटी मैडम को स्कूल में आते जाते देख स्कूल का हर मर्द वहां पर आहें भरता और मन को महसूस कर रह जाता कि यार क्या लड़की है, क्या मैडम है। स्वीटी मैडम थी ही इतनी खूबसूरत, बेहद आकर्षक फिगर वाली कि कुछ ही दिन स्कूल में और पूरे गांव में फेमस हो चुकी थी। ऐसी सुंदरता और ऐसी खूबसूरती वाली वो औरत मैडम बन करके उस छोटे से शहर के स्कूल में नई नई ज्वाइन हुई थी। दोस्तों, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की उनकी मानसिकता और वैसी प्रकार की उनकी वासना के प्रति, हवस के प्रति फैंटेसी यानी कि इच्छाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं। ऐसी ही फैंटेसी यानी इसे आप शौक भी कह सकते हैं, स्वीटी मैडम के भी थे। इसे बड़े और मैच्योर मर्द, अपनी उम्र के लोग पसंद नहीं आते थे। इसे पसंद थे छोटे छोटे बच्चे, 10वीं 11वीं के बच्चे, जिन्हें ये अपने खेल का, अपनी वासना का शिकार बनाती थी। आपको आज की इस कहानी के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से स्वीटी मैडम बच्चों को अपनी हवस मिटाने के लिए शिकार बनाती थी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक और शानदार कहानी लेके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों। कमेंट में जरूर बताना कहानी कहां कहां से देख रहे थे और कहां से सुन रहे थे। सारंगपुर के एक प्राइवेट स्कूल में जब नया सेशन शुरू हुआ तो मैथ्स पढ़ाने के लिए एक नई अध्यापिका, एक नई मैडम वहां पर ज्वाइन करती हैं, जिनका नाम था स्वीटी। स्कूल में उन्हें स्वीटी मैडम कहा जाता था। स्वीटी मिश्रा उसका नाम था। स्वीटी मैडम के नाम से वो मशहूर थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से कुछ ही दिनों में वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। एक मॉडल, एक खूबसूरत हीरोइन की तरह से दिखती थी। उसको भगवान ने भरपूर शानदार और सुंदर फिगर दिया था और इसी वजह से वो इतनी फेमस भी हो गई थी कि स्कूल में पढ़ाने वाले जितने भी मेल टीचर्स थे, वहां पर कार्यरत जितने भी कर्मचारी थे, सब के सब स्वीटी मैडम पर फिदा थे। यही नहीं, साथ साथ उस शहर के जितने भी जवान लड़के थे, जितने भी जवान मर्द थे, सबका दिल स्वीटी को देख देख कर जोरों से धड़कता था। लेकिन वही स्वीटी मैडम किसी को घास तक नहीं डालती थी। स्वीटी मैडम जो थी वो 8वीं 9वीं और 10वीं को गणित का विषय जो है वो पढ़ाया करती थी। उसी सारंगढ़ में स्वीटी मैडम ने किराए का एक मकान ले लिया था और वहां पर किराए के मकान में वो रहा करती थी। अकेले ही रहा करती थी। उन्होंने बताया था कि उनका परिवार कहीं बाहर है। अकेली ही रह करके यहाँ पर वो जॉब कर रही थी। उसी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले राजेश और संजय कुमार नाम के दो छात्र थे। जो ये दोनों छात्र थे, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा क्लास में जो बैक बेंचर्स होते हैं, ये जो थोड़े बदमाशी किस्म के जो छात्र होते हैं, वो ये दोनों थे। इनका दिमाग पूरे समय मस्ती में, हुड़दंग में, उल्टे कामों में, इन्हीं सब चीजों में लगा रहता था। पढ़ने लिखने में इन लोगों का ध्यान कुछ कम ही था। स्कूल के स्टाफ और स्टूडेंट्स पर ऐसा प्रेशर था कि 10th क्लास में 100% रिजल्ट हमें हमारे ही स्कूल से देना है। स्वीटी मैडम जब क्लास में मैथ्स पढ़ाती तो ये दोनों काफी मस्ती करते रहते थे। इनका ध्यान पढ़ाई में होता नहीं था। तो स्वीटी मैडम जो होती हैं वो इन लोगों से कहती है कि कल तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे से मिलने के लिए स्कूल में बुलाकर लेके आना। और जब ये दोनों अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आपसे मैडम मिलना चाहती हैं, उन्होंने आपको स्कूल में बुलाया है, तो दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल में जब आकर के पहुंचते हैं और स्वीटी मैडम उनसे मिलती है। स्वीटी मैडम उनसे कहती है कि देखिए, आपके जो दोनों बच्चे हैं ये बहुत ही शैतान और बहुत ही बदमाश किस्म के हैं और इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और इनकी वजह से स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा। स्कूल से मैनेजमेंट का बहुत प्रेशर है। जब बहुत प्रेशर है तो आप इन लोगों पर, इन पर ध्यान दीजिए और अगर हो सके तो आप इन दोनों को मेरे पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजिए। तो पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वो कहते हैं ठीक है, हम इनको आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देंगे।
अब अगले दिन से ही राजेश और संजय जो होते हैं वो ट्यूशन पढ़ने के लिए स्वीटी मैडम के घर जाने लगते हैं। और स्वीटी मैडम जो थी वो जब वो स्कूल में आती थी, स्कूल में तब तो वो साड़ी पहन के आया करती थी और घर पर वो टी शर्ट्स और शॉर्ट्स मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनकर वो रहती थी। तो जब संजय और राजेश वो जाकर के स्वीटी के घर पर पहुंचते हैं और डोर बेल बजाते हैं और स्वीटी मैडम जब दरवाजा खोलती हैं तो स्वीटी मैडम के इस रूप को देख करके दोनों सन्न रह जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जरा एक कुटिल सी मुस्कान एक दूसरे को देते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। एक नंबर के बदमाश लड़के तो दोनों पहले से ही थे, ऊपर से स्वीटी मैडम का ये रूप देखकर तो उनका दिल खुश हो गया कि अब तो मजा ही आ जाएगा। और जब वो वहां जाकर बैठते हैं और स्वीटी मैडम उन्हें पढ़ाना शुरू करती है तो स्वीटी मैडम उन्हें पढ़ा तो रही थी लेकिन उन दोनों का ध्यान पढ़ाई में कम स्वीटी मैडम के शरीर पर ज्यादा था। और स्वीटी मैडम का उभरा हुआ सीना, मैडम की खुली जांघें बस उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। जब स्वीटी मैडम उन्हें कुछ लिखवाती, उन्हें पढ़ाती तो वो मैडम की टी शर्ट के अंदर झांकने की कोशिश करते और इसी प्रकार से दिन बीतने लगे, समय गुजरने लगा। अब दोनों लड़कों को स्कूल से ज्यादा इंटरेस्ट स्वीटी मैडम के ट्यूशन में जाने का लगा रहता था। वो दिन भर सोचते रहते कि कब शाम हो और हम मैडम के यहाँ ट्यूशन के लिए जाएं और जाकर के वो नज़ारा देखें। और दोनों को स्वीटी मैडम के घर में जो खुशी मिलती थी वो और कहीं नहीं मिलती थी। इधर स्वीटी मैडम जो थी वो भी एक अलग ही प्रकार की, विचित्र प्रकार की औरत थी। उसने ट्यूशन के लिए दोनों बच्चों को बुलाया तो था लेकिन उसका भी जो असली मकसद था वो बच्चों को पढ़ाना या किसी अच्छे मकसद से उसने बच्चों को नहीं बुलाया था। उसके अंदर संबंध बनाने को लेकर, सेक्स को लेकर एक प्रकार की फैंटेसी थी। स्वीटी मैडम के अंदर एक अजीब तरह की फैंटेसी थी। उसे बड़ी उम्र के मर्द पसंद नहीं आते थे, उसे छोटे लड़के पसंद आया करते थे। और उसी वजह से उसने एक प्लान के तहत पूरी स्कीम बनाकर इन दोनों बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाना शुरू किया था। अब स्वीटी मैडम धीरे धीरे अपनी चाल को आगे बढ़ाने लगी थी। वो जब देखती है कि इन दोनों की पढ़ाई में वैसे भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो वो उन दोनों से कहती है कि देखो, ऐसा है कि मैं तुम दोनों का एक कंपटीशन करवाऊंगी और उस कंपटीशन में तुम दोनों में से जो भी बच्चा अच्छा करेगा उसको मैं ऐसा गिफ्ट दूंगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब अगले दिन स्कूल में टेस्ट होने वाला होता है तो स्वीटी मैडम उनसे कहती है कि कल क्लास में इस चीज का टेस्ट है, तो इस टेस्ट में तुम दोनों में से जो भी ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसे मैं एक सरप्राइज गिफ्ट कल ट्यूशन में दूंगी। अब इतना कहकर ट्यूशन खत्म हो जाती है, दोनों बच्चे घर चले जाते हैं और दोनों के दिल में यही चल रहा होता है कि यार ऐसा कौन सा जो स्वीटी मैडम कल हमको देने वाली है। घर जाने के बाद दोनों जो होते हैं दबा कर पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे कल तक मस्ती करते थे वो आज पढ़ाई कर रहे थे और ये देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद अगले दिन स्कूल में टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद जब मैडम पेपर चेक करती है और शाम को जब दोनों ट्यूशन में आकर पहुंचते हैं तो मैडम दोनों के पेपर दोनों के सामने रखती है। 25 मार्क के पेपर लिए गए थे जिसमें से एक ने 10 मार्क्स लाए थे और एक ने लाए थे 17 मार्क्स। 17 मार्क लाए थे संजय ने और राजेश को मिले थे मात्र 10। तो संजय 17 मार्क्स जब देखता है तो खुश हो जाता है कि मुझे 17 मार्क्स मिले हैं, मतलब मैंने ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं, तो मुझे सरप्राइज गिफ्ट जो है वो आज मुझे मिलने वाला है। उसके मैडम स्वीटी संजय से कहती है कि वेरी गुड संजय, तुमने बहुत अच्छा किया। अब वो कहता है मैडम आप कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाली थी तो आप दीजिए। तो मैडम जो होती है वो संजय को राजेश के सामने दोनों गाल पर एक एक किस कर देती है। संजय को तो जैसे झटका सा लगता है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैडम किस ही कर देंगी। और ये देख करके राजेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजेश को एक जलन सी भी होती है कि यार काश मैंने भी अगर संजय से ज्यादा मार्क्स लाए होते तो ये जो किस मैडम ने दी है इस संजय को
वो इसे ना मिल करके मेरे गालों पर मिली होती। अब इसके बाद अगली बार जब टेस्ट होने वाला होता है तो मैडम फिर से दोनों को यही टास्क देती है, और इसके बाद ट्यूशन से निकल जाने के बाद दोनों जो होते हैं सारी रात पढ़ाई करते हैं खूब दबा के। दोनों को एक दूसरे से इतना कंपटीशन हो चुका था कि पता नहीं अब मैडम इसके बाद कौन सा सरप्राइज गिफ्ट दे देंगी। और इसके बाद जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में इस बार राजेश जो होता है वो संजय से बाजी मार लेता है, और संजय से 2 मार्क्स ज्यादा इस बार राजेश लेके आता है। और जब ट्यूशन में जब मैडम रिजल्ट बताती है तो इस बार गिफ्ट लेने की जो बारी थी वो राजेश की थी, और राजेश तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि पता नहीं उसे आज कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है। तो मैडम जो होती है वो खड़ी होती है और राजेश को खड़ा करती है, और खड़ा करने के बाद राजेश को जोर से पूरी ताकत से एक बार अपने से चिपका के लिपटा के हग करती है अपनी बाहों में भरकर, और उसे दोनों गालों पर किस देती है। राजेश जो होता है वो पूरी तरह से पागल हो जाता है मैडम के चिपकाने से। उसे अपनी छाती पर ये जो दोनों बड़े बड़े गोल गोल महसूस हुए, तो जो उसे एहसास हुआ, क्योंकि वो बच्चा था, अभी बड़ा हो रहा था, जवान हो रहा था, उस अवस्था में पहुंच रहा था, और इस उम्र में इस अवस्था में बहुत कुछ बदलाव बच्चों के शरीर में हो रहे होते हैं। वो जब जवानी की दहलीज पर पहला कदम रख रहे होते हैं तो ये सब चीजें उनके दिमाग में वैसे भी बहुत स्पीड से चल रही होती हैं, और वहां जब कुछ अगर ऐसा हो जाता है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, और यही स्वीटी मैडम कर रही थी। स्वीटी मैडम के इस कारनामे से राजेश जो है वो अंदर तक पूरा हिल गया था। उसके शरीर में कुछ ऐसी हलचल हो रही थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो जो भी एहसास था उसे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। और ये अब देखकर संजय जो है वो जल रहा था कि अगर शायद उसने राजेश से ज्यादा मार्क्स लाए होते तो आज ये जो राजेश को मिल रहा है शायद ये मुझे मिल रहा होता। और उन दोनों बच्चों में पढ़ाई करने का इतना कंपटीशन, इतना जज्बा जाग चुका था कि अब वो ऐसे सरप्राइज गिफ्ट पाने के लिए पढ़ाई करने लगे थे। स्वीटी मैडम उन्हें गणित के साथ साथ और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने लगी थी। पूरी क्लास और बाकी टीचर्स और पूरा स्कूल हैरान था कि जो 2 बच्चे थे, जो बैक बेंचर्स, जो कि इतने गधे थे कि हर सब्जेक्ट में क्लास में सबसे पीछे रहते थे, वो आज इस प्रकार से इंप्रूव कर रहे थे, इतने मार्क्स ला रहे थे कि जो क्लास के सबसे ब्रिलियंट बच्चे थे, आज ये दोनों लड़के उनकी बराबरी कर रहे थे। मार्क्स बढ़ने से उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, प्रिंसिपल भी बहुत खुश थे कि 10वीं के रिजल्ट के लिए यही 2 बच्चे हमारा वीक पॉइंट थे। अब ये दोनों बच्चे इतना इंप्रूव कर रहे हैं तो अब 100% हमारे जो स्कूल का रिजल्ट होगा, 10th के बोर्ड का रिजल्ट 100% आएगा। उसके लिए स्वीटी मैडम को शाबाशी भी मिला करती थी। अब ये सिलसिला बदस्तूर जारी था, कंपटीशन होता और दोनों को कुछ ना कुछ मिलता। अब स्वीटी मैडम जो है एक एक स्टेप आगे जाने लगी थी। अब स्वीटी मैडम जो होती है वो थोड़ा सा फार्मूले को चेंज करती है। अब वो दोनों को सामने गिफ्ट देने की बात करती है। इनसे कहती है कि तुम दोनों अच्छे मार्क्स लाओ, मैं एक को छोड़ूंगी, एक को दूंगी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी, और मैं दोनों को गिफ्ट दिया करूंगी। ऐसे एक दिन जब ये दोनों टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो स्वीटी मैडम जो होती है कि दोनों पागल हो जाते हैं। वो इन दोनों के सामने बैठे बैठे ही अपना टी शर्ट उतार के अलग रख देती है, और दोनों बच्चे बिना टी शर्ट के जब अपनी स्वीटी मैडम को सामने बैठते हैं तो इन्होंने तो आज तक कभी लड़की को, किसी महिला को, स्त्री को इस रूप में इस प्रकार से देखा नहीं था। दोनों पागल हो जाते हैं, और जब वो आंखें फाड़ फाड़ कर जब स्वीटी मैडम को देख रहे होते हैं तो स्वीटी मैडम उनसे कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हो, क्या पहले कभी देखा नहीं है? वो दोनों बच्चे कहते हैं कि नहीं मैडम, कभी नहीं देखा, आज जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। तो कहती है और बताओ तुम्हारा क्या मन कर रहा है, क्या तुम्हारा इन्हें छूने को मन नहीं कर रहा? तो वो दोनों जो हैं कुछ बोल नहीं पाते, बस एक दूसरे को देखते हैं। स्वीटी मैडम कहती है आओ छू करके देख लो, कैसा लगता है, एक्सपीरियंस कर लो।
दोनों बच्चे आगे बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और छू कर महसूस करते हैं, छू करके दबा करके कैसा लग रहा है, और वो दोनों पागल से हो जाते हैं। उनके अंदर का ज्वालामुखी फटने को तैयार ही था कि अब स्वीटी मैडम उन्हें वहीं रोक देती है कि बस बस, आज के लिए इतना गिफ्ट काफी है, और वापस अपना टी शर्ट पहन लेती है। इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि राजेश के ननिहाल में एक शादी निकल आती है। उसे छुट्टी लेकर अपनी फैमिली के साथ शादी में 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ता है। तो राजेश तो शादी में चला जाता है और अब संजय जो है वो अकेला रह जाता है। अब रोज स्वीटी मैडम के घर अकेला ट्यूशन जाया करता था और स्वीटी मैडम इसी बात का फायदा उठाती है। संजय को अकेला पाकर वो धीरे धीरे संजय को इतना ज्यादा गर्म कर देती है, इतना ज्यादा पागल कर देती है कि संजय जो है वो पूरी तरीके से अब स्वीटी मैडम का गुलाम हो जाता है। एक दिन वो दिन आ पहुंचता है जब स्वीटी मैडम संजय से कहती कि संजय, आज मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसे पाने के लिए इस शहर का हर जवान मर्द तरस रहा है। आज मैं तुम्हें वो जन्नत दिखाऊंगी, जन्नत की सैर कराऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, और ये बात कभी भी किसी तीसरे में नहीं रहेगी। संजय जो है वो तो उससे मैडम से प्रॉमिस करता है। उसके बाद स्वीटी मैडम जो होती है वो संजय को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, संजय को निर्वस्त्र होने के लिए कहती है, और संजय जब उनकी बात मानकर सब कुछ अपना खोलकर खड़ा हो जाता है तो स्वीटी मैडम जो होती है वो भी संजय के सामने सब कुछ उतार के ऐसे ही आ जाती है। संजय जो था 10वीं में पढ़ने वाला मात्र 15 साल का बच्चा ही तो था। वो मैडम को इस हालत में देखकर पागल हो जाता है। उसने कभी ये सब किया तो नहीं था, उसे कुछ आता भी नहीं था। स्वीटी मैडम जो है उसे लेकर के बेड पर जाती है और उसके साथ वो करने लगी। एक महिला को इस बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए था। वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। अब वो धीरे धीरे करके उसके गुप्तांग को सहलाने लगी। संजय के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसे चूमने लगी। संजय ने भी अपना हाथ मैडम जी के गदराए हुए बदन पर फिराना शुरू कर दिया। उसे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, और संजय जो बच्चा था वो भी थोड़ा जवानी की दहलीज पर आ रहा था, तो उसके शरीर में भी जो परिवर्तन आना स्वाभाविक था। उसके शरीर में भी वो परिवर्तन आता है और अब उसका एकदम तनकर खड़ा हो गया था। जब वो उस चीज के लिए तैयार हो जाता है तो ये जो स्वीटी मैडम होती हैं उस पर चढ़ जाती हैं और अपनी प्यास बुझाने लगती हैं, होकर उसके साथ ये संबंध बना लेती हैं। ये वो घटना को अंजाम देती है, ये वो काला कारनामा उस बच्चे के साथ करती है जो इसे कतई करना शोभा नहीं देता था। जब ये सब हो जाता है, अब ये सिलसिला जो चला तो अब ये रोज होने लगा। संजय जो है वो ट्यूशन जाता और स्वीटी मैडम जो है वो संजय के साथ वही सब करती। संजय को भी इसमें बड़ा मजा आने लगा था। और जब 1 हफ्ता बीतने के बाद जब राजेश वापस आता है तो राजेश के आने के बाद संजय जो है अपनी ये खुशी राजेश को बताए बिना रह नहीं पाता, क्योंकि था तो वो उसका लंगोटिया यार, तो किसी और से तो वो शेयर कर नहीं सकता था। लेकिन उसके अंदर ही जो खुशी कूद रही थी ये राजेश को वो जरूर बताना चाहता था। राजेश के आते ही वो राजेश को ये सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा तेरे जाने के बाद हुआ और मैडम मजे किए, हमने खूब ऐश की करके रह जाता है। वो सोचा कि मैं नहीं था तो संजय ने इतने मजे कर लिए, अब हो सकता है मैं आ गया हूं तो मुझे भी मैडम के साथ ये सब कुछ करने को मिलेगा। और जब ये दोनों फिर से ट्यूशन के लिए जाते हैं तो मैडम जो है इन्हें पढ़ाने लगती है, और वही छोटी मोटी जो हरकत मैडम करती थी वो करने लगती है। और उसके बाद मैडम जो होती हैं वो राजेश के साथ उतनी आगे नहीं बढ़ती जितनी आगे वो संजय के साथ बढ़ चुकी थी। 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता इसी प्रकार से निकलता है और राजेश अब कुड़ने लगता है, झल्ला जाता है। वहीं अब होने ये लगा था कि ट्यूशन ये दोनों साथ में जाया करते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से राजेश नोटिस कर रहा था कि संजय जो है वो उससे पहले ही ट्यूशन चला जाता है। और जब वो मैडम के घर पहुंचता है
तो संजय वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। और जब संजय से राजेश इस बारे में पूछता है तो संजय जो है वो उसे टाल जाता है, बातों बातों में घुमा देता है। लेकिन राजेश को कुछ ना कुछ गलत लग रहा था, और वो जो बच्चा होता है राजेश, वो अगले दिन वो संजय से पहले ही वो मैडम के घर की ओर निकल जाता है और छुप करके देखने लगता है। तो संजय जो है वो ट्यूशन के समय से आधे घंटे से 1 घंटे पहले ही मैडम के घर की ओर जाता हुआ उसे नजर आता है। और वो जब संजय का पीछा करता है तो जाकर के देखता है कि संजय मैडम के घर में अंदर प्रवेश कर लेता है। मैडम दरवाजा बंद कर लेती है। राजेश जो है वो मैडम के घर में जा पहुंचता है और छुप कर खिड़की से अंदर जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि स्वीटी मैडम जो होती हैं वो संजय के साथ बेड पर संबंध बना रही होती हैं। राजेश को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसे बहुत जलन होती है कि मैडम ने उसके साथ गलत किया। जो संजय को दे रही है उसने राजेश को अपनी नहीं दी। राजेश की क्या गलती थी? उतनी ही मेहनत रहा था। लेकिन सारा मेवा सारा माल मैडम अकेले संजय को क्यों बांट रही है? राजेश जो होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। उस दिन वो ट्यूशन भी नहीं आता और संजय से बात भी नहीं करता। राजेश की मानसिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। मैडम ने जिस प्रकार से इन दोनों बच्चों के दिमाग से खेला था, राजेश जो था वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। पहले ही बच्चा था, उसका दिमाग उतना परिपक्व, उतना मैच्योर अभी हुआ नहीं था, और बुद्धि में वो एक बहुत बड़ा गुनाह करने की और अग्रसर हो जाता है। वो फैसला कर लेता है कि अगर संजय को ही रास्ते से हटा दिया जाए, अगर मैडम के पास संजय ही ना रहे, सिर्फ अगर अकेला मैं ट्यूशन पढ़ने, तो आज संजय को मजे मिल रहे हैं, जो मैडम संजय के साथ कर रही है वो मेरे साथ भी करेगी। और इसी चीज को सोचते हुए वो दिल ही दिल में अपने दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाता है, खतरनाक प्लान बनाता है। वो संडे के दिन संजय से कहता है, चल घूमने चलते हैं, हम लोग डैम की ओर चलते हैं घूमने के लिए। और संजय के साथ वो डैम की तरफ घूमने के लिए जाता है। और जब दोनों डैम के ऊपर में टहल रहे होते हैं तो राजेश संजय का ध्यान बातों ही बातों में भटकाता है और वो संजय को जोर का धक्का देता है और संजय सीधा जाकर डैम में गिरता है। संजय को तैरना नहीं आता था तो वो डैम में डूबने लगता है। उसे डूबता देख राजेश जो होता है वो बचाओ बचाओ करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। जब तक लोग उसकी चीखें सुनकर दौड़ करके वहां पर आते और संजय को बचाने की कोशिश करते, तब तक तो संजय पानी में डूब चुका था। खबर तेजी से जाती है और देखते ही देखते कुछ ही देर में डैम पर लोगों का हजूम लग जाता है। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस भी वहां पहुंचती है और उसके बाद गोताखोरों को पानी में भेजकर संजय की बॉडी बाहर निकाली जाती है। और बॉडी बाहर निकालने के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। और उस वक्त वहां पर सिर्फ राजेश, उसका दोस्त मौजूद था। राजेश का बयान लिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद संजय की बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इस केस में ऐसा कुछ जांच पड़ताल करने के लिए विशेष रह तो नहीं गया था, लेकिन फिर भी जो थानेदार थे, जब एक दिन अपने टेबल पर बैठकर इस केस के बारे में सोच रहे होते हैं तो उनको कुछ डाउट होता है और वो अपने एक सिपाही से कहते हैं कि चलो जरा हम एक चक्कर डैम का लगा कर आते हैं। और जब वो डैम पर पहुंचते हैं और वहां पर जब जैसा जैसा उन्होंने राजेश को पूछा था और राजेश ने उन्हें जो भी बताया था, उस हिसाब से जब वो जो स्पॉट वो देखते हैं जहां पर गिरकर संजय की मौत हुई थी, वो देखकर उन्हें समझ में आता है कि यहां से कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई बड़ा भी, यहां से कोई इंसान डैम में नहीं गिर सकता। या तो वो खुद जंप करे या कोई उसे धक्का दे दे, क्योंकि वो ऐसी जगह थी कि वहां से कोई डैम में गिर ही नहीं सकता था। अगर डैम में डूबने से, पानी में डूबने से मृत्यु होती तो तब होती अगर ये लोग नहा रहे होते, नहाते हुए अगर वो डूब जाता तो समझ में आता था कि डूबने से मृत्यु हुई है। लेकिन इस स्पॉट से कोई व्यक्ति डैम में नहीं गिर सकता था।
उन्हें पता नहीं क्यों राजेश पर एक शक सा होता है। थानेदार जो है अपने सिपाही को भेजकर उसके पेरेंट्स की परमिशन से राकेश को थाने लेकर आते हैं। और लाने के बाद जब वो राजेश से फिर से पूछने लगते हैं, तरह तरह से घुमा फिरा कर जब वो राजेश से सवाल पूछते हैं, तो था तो वो बच्चा ही। राजेश हड़बड़ा जाता है और उसके हड़बड़ाने से, हर बार उल्टे सीधे बयान देने और बदलने से और जवाब बदलने से थानेदार को कुछ ना कुछ शक हो जाता है। और जब वो डांट कर उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो बच्चा था, पुलिस के आगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मुजरिम, अच्छे अच्छे गुनाहगार भी नहीं ठहर नहीं पाते। वो तो एक 15-16 साल का बच्चा ही था। कितनी देर टिक पाता, और वो रोने लगता, और रोते रोते ये सारी कहानी वो थानेदार को अपने मुंह से बता था। और उसी ने संजय को धक्का देकर के डैम में गिराया था। और किस वजह से गिराया था, जब थानेदार उससे पूछते हैं तो वो जो कहानी बताता है वो इसी प्रकार से निकलकर सामने आई थी, जो कि आप लोगों को मैंने अभी सुनाई। थानेदार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत एक महिला दस्ता रवाना होता है और स्कूल से ही स्वीटी मैडम को उठा करके थाने लाया जाता है। और जब स्वीटी मैडम से कड़ाई से पूछता है तो स्वीटी मैडम ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बाद राजेश को जुवेनाइल एक्ट के तहत उस पर केस किया जाता है और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। और स्वीटी मैडम को न्यायालय के सामने पेश करके विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद न्यायालय जो होता है उन्हें सजा सुनाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, देखा आपने, हमारे समाज में माँ बाप के बाद अगर ऊंचा दर्जा किसी को दिया जाता है तो वो शिक्षक को दिया जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें कैसा आकार देना है, किस आकार में उन्हें ढालना है, ये माँ बाप के बाद अगर सबसे ज़्यादा बच्चा समय बिताता है तो स्कूल में अपने शिक्षक के साथ बिताता है। और माँ बाप के बाद जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो शिक्षक की होती है कि बच्चे को कैसा बनाना है और वो बच्चा कैसा बनेगा, क्योंकि वो तो एक पौधा होता है। किस प्रकार से उसे सींचना है, किस प्रकार का खाद पानी उसे देना है, ताकि वो किस प्रकार का बड़ा होकर के कैसा पेड़ बनेगा, कितना मजबूत वो पेड़ बनेगा। ये जितनी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उतनी ही जिम्मेदारी शिक्षक की भी होती है। और जब शिक्षक या शिक्षिका की इतनी घटिया मानसिकता होगी तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और वो बच्चे किस दिशा में जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में किसकी गलती? दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिर थे तो दोनों बच्चे ही। अगर संजय और राजेश के साथ इतना घटिया मजाक, जो इस घटिया कारनामे की शुरुआत ही अगर स्वीटी मैडम ने ना की होती तो ना संजय को अपनी जान गंवाना पड़ती और ना राजेश को गुनाह के रास्ते पर जाना पड़ता, और वो आज अपने माँ बाप के साथ ना होकर बाल सुधार गृह में बैठा ना होता। दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों को कितना भी ज़्यादा काम क्यों ना रहता हो, कितने भी ज़्यादा आप लोग बिजी क्यों ना रहते हो, लेकिन अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखना, अपने परिवारजनों पर विशेष ध्यान रखना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, हमें पता भी नहीं होता कि हमारी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं और उनसे क्या सीख रहे हैं। जब कोई बड़ी घटना घट जाती है उस वक्त पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। खैर, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? और साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कहां से कहानी सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में आप लोगों के नाम लिए जा सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई और सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जिंदगी जिंदाबाद।